हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही मज़े में होंगे। आज मैं लेके आ गया हूँ कक्षा 10वीं वालों के लिए सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र सेट 1। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बनेंगे आपके अर्धवार्षिक के। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर मैथ्स का आपने एक सेट छुड़ाया नहीं, तो आप चिंता मत करो, कल मैं आपका पूरा सेट कंप्लीट करके बता दूंगा। जो अर्धवार्षिक में क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन उसमें ऐड करके आपका पूरा सेट खत्म कर दूंगा मैं। आज हम इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे और बिल्कुल समझाऊंगा, ये सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन भी आपको समझाते जाऊंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हम 2 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास। 2 नंबर के सारे क्वेश्चन आज कवर करेंगे। क्वेश्चन है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। तो आइए इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लो। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्न कदम उठाने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम में ऐसे ही लिखना आपको। ठीक है, पहला क्या है, समोच्च जुताई, अच्छे से जुताई करना है आपको। सीढ़ीदार खेती, देखो सीढ़ीदार खेती करके आपको उन पानी को रोकना पड़ता है। ठीक है, मृदा अपरदन को रोकना पड़ता है। फिर पट्टीदार खेती भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये आपको एग्जाम में लिखना है, 3 पॉइंट्स लिखने हैं आपको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, ये भी अच्छे से आप समझ लो। देखो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी की कटाव। ठीक है, मिट्टी का बहाव ही मृदा अपरदन होता है। तो आप कैसे लिखोगे इसको, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को हम मृदा अपरदन कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको समझना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास, रक्षित वन किन किन राज्यों में है। सबसे पहले रक्षित वन क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो आइए मैं क्वेश्चन में ही समझा दूंगा आपको। ठीक है, रक्षित को समझने पहले आपको आरक्षित वन क्या है वो समझना पड़ेगा। देखो आरक्षित वन क्या है, सरकार की जिम्मेदारी रहती है। ठीक है, सरकार उनकी देखभाल करते हैं। और रक्षित में क्या हो जाता है, कौन कौन से राज्यों में ये पाए जाते हैं देख लो। बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। ठीक है, यह चीज आपको ध्यान रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, पारिस्थितिक तंत्र से क्या तात्पर्य है। आइए इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। देखो इसका आंसर क्या है, देखो भौतिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीवों के सम्मिलित रूप को पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र कहते हैं। देखो इसको समझने का एक सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूँ। जैसे आपका जो घर होता है ना, वो उसको हम पारिस्थितिक तंत्र मान लेते हैं। और उसमें रहने वाले क्या होंगे, जीव जंतु, पेड़ पौधे सारे हो जाएंगे। तो उसी प्रकार आपको घर को क्या समझना है, पर्यावरण समझना है। और उसमें रहने वाले जो इंसान होते हैं उसको आपको जीव जंतु समझना है, पेड़ पौधे समझना है। तब जाके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी कि पर्यावरण में जो भी रहने वाले जीव जंतु सम्मिलित रूप से रहते हैं ना, उन्हीं को हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी होती हैं या कौन सी है। ठीक है, आपको रेशेदार फसलें का नाम वैसे ही याद होगा, जैसे कि ऊन हो गई, कपास हो गई, जोंट हो गई, ये चीजें आपको उसमें ऐड करना है। ठीक है, यही आपको लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। इसमें भारत की वह खाद्य फसल का नाम बताइए जहां यह पैदा की जाती है, उन क्षेत्रों का विवरण भी आपको देना है। देखो खाद्य फसल आपकी क्या है, चावल है। ये कहाँ कहाँ पैदा होती है इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और मोटे होते हैं मतलब चावल ज़्यादा खाते हैं, तो हरियाणा पंजाब में ये पैदा होती है। ठीक है, तो उन क्षेत्रों का नाम आपको इसमें लिख देना है। ठीक है, आ गया समझ में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो जाबर कौन था इसको समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जाबर कौन थे, देखो इन्हें अलग अलग इलाकों में सरदार या मिस्त्री आदि भी कहते थे। उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्राय एक जाबर रखते थे। जाबर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। जाबर मतलब मैं अपनी भाषा में बोले तो मैनेजर। ठीक है, एक मैनेजर रखना पड़ता है। ठीक है, जब भर्ती होती है तो सब काम कौन देखता है, मैनेजर देखता है, ना कि वो ओनर देखता है। ठीक है, इस प्रकार से जो नए उद्योगपति होते थे ना, वो एक जाबर को रखते थे। ठीक है, जो विश्वस्त हो और कर्मचारी होता है। ठीक है, पुराना, ठीक है, विश्वास वाला होता है ना उसको, ताकि नए जो भर्ती होती है ना तब भर्ती वो करवाता था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेठ हुकुमचंद कौन थे, इसको भी मैं समझा देता हूं। देखो ये वाला क्वेश्चन है आपका। तो सेठ हुकुमचंद 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले मारवाड़ी व्यवसायी थे, जिन्होंने चीन के साथ व्यापार किया था। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कौन, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन है आपके पास, चैपबुक
यानी कि गुटखा से क्या आशय है? देखो गुटखा वो खाने वाला गुटखा नहीं है, वो नहीं समझना आपको, ठीक है। गुटखा अलग चीज होती है ना। चेकबुक से क्या आशय है? चेकबुक को हम गुटखा भी कहते हैं। आइए इसको भी मैं समझा देता हूं। देखो ये वाला क्वेश्चन है। देखो चेकबुक पॉकेट बुक के आकार की किताबों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है, ठीक है। इन्हें आमतौर पर फेरी वाले बेचते थे। यह 16वीं सदी की मुद्रण क्रांति के समय से लोकप्रिय हुई। देखो चेकबुक पॉकेट क्या है? बुक के आकार की एक किताब के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द था, ठीक है। इन्हें आमतौर पर फेरी वाले बेचते थे, मतलब जो भी आते जाते थे वो बेचते थे, ठीक है। और ये 16वीं सदी के लिए मुद्रण क्रांति के लिए समय में लोकप्रिय हुई थी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कभी भी आपका चेकबुक और गुटखा से क्वेश्चन आ जाए तो आपको गुटखा के बारे में नहीं लिखना है कि गुटखा तंबाकू होता है, ऐसे ऐसे ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है? वेलम क्या है? आइए इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, वेलम चर्म पत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन सतह मुद्रित किताबों की सस्ती अश्लील मानने वाले कुलीन वर्गों और भिक्षु संघों के लिए छपी किताबों के विलासी संस्करण अभी भी बेश कीमती वेलम या चर्म पत्र पर छपते थे। देखो सबसे सीधा इसका आंसर ये बता देना आप। वेलम का मतलब होता है जो चमड़े से बनाई जाती है, जानवरों के चमड़े से जो बनाई जाती है ना। मान लो एक कागज काई से बनती है, ये तो अपने पेड़ पौधे से बनती है, ठीक है, बांस से बनती है, बांस की लकड़ी से। तो जो पहले वेलम तो जो था ना आपका, वो चमड़े से बनता था। चमड़े की एक कॉफी बनती थी, ठीक है, उस पर ही छापा जाता था सब कुछ, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो वेलम का मतलब क्या होता है? पर कि चर्म पत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन सतह है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, अफ्रो अमेरिकी कौन थे? आइए इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, अफ्रो अमेरिकी कौन थे, ठीक है। इसका आंसर ये है। देखो अफ्रो अमेरिकन, अश्वेत अमेरिकी या अश्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी के प्रारंभ तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था, ठीक है। बस इसका सीधा सा आंसर आपके दिमाग में लगा लेना है। अफ्रो मतलब अफ्रीका होता है, अमेरिकी मतलब अमेरिका, यानी कि अफ्रीका के वो लोग जो 17वीं से 19वीं सदी में गुलाम बनाए गए थे, ठीक है। किसने बनाए थे? अमेरिका वालों ने बनाए थे। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? उन लोगों को अफ्रो अमेरिकी बोलेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका जो अगला क्वेश्चन है वो यहीं पे आ गया। देखो टॉमी स्मिथ और जॉन कॉर्लस में दो समानताएं आपको बतानी है। देखो टॉमी स्मिथ और जॉन कॉर्लस भी क्या थे? ये भी अफ्रो अमेरिकी थे। आप समझ गए अफ्रो अमेरिकी क्या होता है? अमेरिका ने इन्हें गुलाम बनाया था। कौन सी सदी में? 17वीं सदी और 19वीं सदी में, ठीक है। अब ये दोनों में फिर क्या समानता है? दोनों ने मैक्सिको ओलंपिक में स्वर्ण और कांस्य पदक जीते थे, ठीक है। दोनों की समानता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये टॉमी स्मिथ वाला हमने साथ में भी पढ़ लिया था। अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप कैसे कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार वैध होती है, ठीक है। इसको भी समझते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो ये वाला क्वेश्चन है, तो लोकतांत्रिक सरकार को लोगों द्वारा चुना जाता है, इसलिए ऐसी सरकार क्या होती है? वैध होती है। सिर्फ आपको क्या लिखना है कि लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है? लोगों द्वारा चुनी जाती है, इसलिए ये वैध होती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता क्या होती है वो देख लेते हैं। देखो इसमें चिंता क्या होती है, ये वाला क्वेश्चन है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोगों को अपना शासक चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। देखो जब हम किसी भी सरकार को वोट देते हैं तो हमारा हक होता है कि हम उसको अपना शासक बनाए, ठीक है, क्योंकि हम वोट दे रहे हैं, ठीक है। और एक चीज और है कि हम उस पर नियंत्रण बरकरार रहे, मतलब जो हमारी मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा होता है? नहीं होता है। वही तो सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि जब वो जीत जाते हैं तो फिर कौन से वादे क्या सब भूल जाते हैं, वो सारे चीजें भूल जाते हैं वो, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वस्तु विनिमय क्या है? आइए इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन है। देखो एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त करना यानी कि अदला बदली वस्तु विनिमय कहलाता है, ठीक है। इसको तो समझाने की कोई जरूरत नहीं, आप वैसे समझ गए होंगे, ठीक है। वस्तु के बदले जब दूसरी वस्तु लेते हैं तो वो अदला बदली हो जाती है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? वस्तु विनिमय कहते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, वे दूसरे स्रोत कौन से हैं जिनसे छोटे किसान कर्ज ले सकते हैं? देखो ये तो ओरली क्वेश्चन में बता देता हूँ।
जो छोटे किसान होते हैं, आप लोग हो गए, हम हो गए, ठीक है, हम छोटे किसान ही हैं वैसे, है ना। तो हम कर्ज लेने के लिए क्या करते हैं, या तो साहूकार पे जाते हैं, या फिर अपने दोस्तों से मांगते हैं, या फिर रिश्तेदारों से मांगते हैं। तो वही आपके स्रोत बन गए, ठीक है। आपको आंसर में क्या लिखना है, दोस्त हो गए, रिश्तेदार हो गए, और बड़े साहूकार हो गए, सेठ हो गए, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरे स्रोत आपके वो बन जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से क्या समझते हैं। आइए इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन है आपका, देख लो। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक राष्ट्रों में उत्पादन करती है। ये कंपनियां बड़े पैमाने पर उत्पादन करती हैं और उत्पादित वस्तुओं को अनेक राष्ट्रों में बेचती हैं। देखो, इसका सबसे सीधा सिंपल जवाब ये होता है, मान लो अपने इंडिया की कोई भी कंपनी है, वो ये इंडिया में तो अपने प्रोडक्ट उत्पादन कर ही रही है, लेकिन वो चाइना में भी करती हैं, अमेरिका में भी करती हैं, अधिक राष्ट्रों में उत्पादन कर रही है, और वो बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रही है, ठीक है, लिख रखा है यहाँ पर। तो ये बड़े पैमाने पर उत्पादन करती है और अपने उत्पादित वस्तुओं को अनेक देशों में प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। अनेक देशों में उनके प्रोडक्ट जाते हैं और वो प्रोडक्ट बेचती हैं, तो वही हो जाती है बहुराष्ट्रीय कंपनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है अगला आपका, श्रम विभाजन क्या है। आइए इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन है आपका, श्रम विभाजन क्या है। देखो क्वेश्चन में पता चल रहा है, श्रम या श्रम मतलब होता है कार्य, विभाजन मतलब उसको बांटना, ठीक है, उसको अलग अलग क्रियाओं में बांटना, यानी कि कार्य को अलग अलग क्रियाओं में बांटना। तो क्या होता है, देखो किसी वस्तु की उत्पादन प्रक्रिया को विभिन्न उपक्रियाओं में बांटना और प्रत्येक उपक्रिया को अलग अलग श्रमिकों से कराना श्रम विभाजन कहलाता है। इसका अच्छे से मैं समझा देता हूँ। देखो मान लो कोई भी प्रोडक्ट है, कंपनी बनाती, तो उसमें जो श्रमिक होते हैं, जो अपने कार्य करने वाले होते हैं, मजदूर लोग, तो वो अलग अलग कार्य करते हैं। कोई कच्चा माल मिला रहा है, कोई पैकिंग करता है, ठीक है, अलग अलग कार्य होता है। तो यही होता है आपका श्रम विभाजन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 2 नंबर के दोनों क्वेश्चन बचे हमारे पास, क्या क्या है, एक तो एकाधिकार क्या है और दूसरा उपभोक्ता शोषण से क्या आशय है। दोनों क्वेश्चन में समझा देता हूं, आइए समझते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन है आपका, तो क्या बोल रहा है, एकाधिकार का आशय है किसी वस्तु के उत्पादन एवं वितरण पर किसी एक उत्पादन या एक उत्पादक समूह का अधिकार होना, वही क्या कहलाता है, एकाधिकार कहलाता है। आपको इतना सा ही लिखना है। कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हो तो उस पर सिर्फ आपका ही अधिकार होता है, सरकार का नहीं होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो जो क्वेश्चन अगला था वो भी इसी में है, आइए उसको भी देख लेते हैं। ये है आपका उपभोक्ता शोषण से क्या आशय है, उपभोक्ताओं को कम वजन तोलना, अधिक कीमत वसूलना, मिलावटी दोषपूर्ण वस्तुएं बेचना, भ्रमित विज्ञापन देकर उपभोक्ताओं को गुमराह करना आदि क्या होता है, उपभोक्ता शोषण होता है। तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। जो सेठ लोग जो होते हैं वो कभी कभी वजन कम देते हैं हमको, ठीक है, कीमत ज़्यादा ले लेते हैं, मिलावट कर देते हैं, ठीक है, गलत गलत विज्ञापन देकर पब्लिक को गुमराह कर देते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती, उपभोक्ताओं शोषण में जाती है, ठीक है। इससे आप कंप्लेन भी कर सकते हो, ठीक है, उनकी शिकायत भी कर सकते हो, ठीक है। यहीं तक था हमारे सारे क्वेश्चन। तो अगले वीडियो में 3 नंबर के सारे क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा, बिल्कुल समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।